It is the final chapter of your physics and also science, sound. जस्ट इफ इन केस यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको साउंड सही यार फिजिक्स में अभी भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो व्हाट्सएवर रीजन होता है, ये चैप्टर उनसे कनेक्टेड ही नहीं है। इसमें न्यूटन न्यूटन अपनी बकवास नहीं करने वाला है कुछ तो भी, और एफएसएम नहीं आने वाला है, वर्क एनर्जी नहीं आने वाला है, ग्रेविटेशन नहीं आने वाला है। तो यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ रियली न्यू फ्रेश स्टार्ट फॉर योर लेकिन सब्जेक्ट ऑल्सो। चैप्टर वैसे फेयरली सिंपल है, सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये होता है बचे हुए जो चैप्टर हमने किए ना उसमें हमें चीजें होती भी आजू बाजू दिखाई देती है तो हम जल्दी रिलेट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें ना चीजें होती दिखाई नहीं देती है, महसूस वाली होती है, दिखाई देती है तो हमको थोड़ा समय लग जाता है। साउंड बेटा, साउंड सिंपल सा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे हीट एक एनर्जी हो जाती थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एक एनर्जी है जिस कारण से हमें सुनाई देता है, which produces sensation of hearing। समझे यहाँ तक बात है? लाइट क्या है तुम 10th में देखोगे, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हमें चीजें दिखाई देती है। साउंड क्या, हमें चीजें सुनाई देने वाली। यहाँ तक है, ठीक है। अब अपन लोग देखेंगे साउंड का प्रोडक्शन। अभी मान लो क्लास बिल्कुल शांत है, मैं सजल को बोला सजल बिना बोले यू कैन नॉट स्पीक, बट मुझे साउंड प्रोड्यूस तो करे कोई नहीं कि कुछ तो भी आवाज क्रिएट हो। उसने क्लैप किया, खुशी कोई और तरीका, उसने बैंग किया। बेटा ये सब चीजें जब अपन लोग कर रहे हैं, कुछ क्लैपिंग, बैंगिंग, विस्लिंग का मैं एकदम से अभी बता नहीं पाऊंगा, या स्क्रैचिंग, या फिर गिटार के स्ट्रिंग को अपन पुल करके छोड़ देते हैं, ये सब चीजें जो होती है इसमें होता क्या है पता है क्या? एक तरीके का वाइब्रेशन होता है। नहीं रहता उसने टेबल को, हमारे टेबल पर झुम 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 हिल रहा, अरे जम जम के हिलना जरूरी नहीं है, एक बेसिक लेवल का भी वाइब्रेशन हुआ अगर तो साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ साउंड हमें सुनाई देते हैं, कुछ नहीं सुनाई देते। जब ये पंखा चल रहा है, क्लास बिल्कुल शांत है, तुमको पंखे के चलने की आवाज आ रही है ना, या मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा जो वोकल कॉर्ड है जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं हम लोग, वो हिल रहा है, तो उस टाइम पर आवाज पहुंच रही है ना। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लाइट। अब अगर आंखें बंद हुई तो तेरे लाइट से वो चली जाएगी एनर्जी। सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने रात भर ढोंग मचाया है पढ़ाई करने का, ठीक है, तो अभी यहाँ पे होश में होना। यहाँ तक है, ठीक है भाई लोग, पक्का। एक साउंड क्या होता है? बेसिक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन का समझता है क्या होता है? कोई टंग 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 में हिलना, टू एंड फ्रो मूवमेंट होना, फटाफट देखने, एज सिंपल एज जो अपन लोग देख पाते हैं। तो वही कहते स्ट्रिंग को मैंने खींचा गिटार के और छोड़ा, तुमने एक बार माइक्रोस्कोप में वैसे देखोगे तुमको रियलाइज होगा थोड़ा थोड़ा हिल रही है, तो ये हो जाता है हमारा वाइब्रेशन। हम लोग साउंड वाइब्रेशन से करते हैं, प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग वगैरह सब कुछ यूज करते हैं। ह्यूमन पे कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड? तो बेटा वो वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स होता है। अब मैं ना आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ी सी कोशिश करना, ध्यान देने की। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानो एक असेंबली शुरू है, ठीक है। टीचर ने, मुझे पता है बीबीएम में कैसे असेंबली होती थी सिविल लाइन से पहले, कि वहां पे हर क्लास के लड़कों को एक लाइन में, उसके बाद में लड़कियों को एक लाइन में। आई थिंक हर सब स्कूलों में ऐसे ही होगा, मे बी लड़के लड़कियां अलग ना हो, हाइट वाइज अगर कुछ खड़ा कर देते थे, ठीक है। ऐसी सब क्लासेस है, मान लो 1st से 10th स्टैंडर्ड की क्लासेस है। एक लड़का है, जो लड़का है उसके आगे जो इंसान है उसके बीच में वो 1 हैंड स्पेस रखने बोलते थे। फिर फॉर एग्जाम्पल मान लो सब लोग एक ही हाइट के, ठीक है, तो सबका 1 हैंड स्पेस भी एक ही जितना होगा। तो वो लोग अप्रोक्सीमेटली एक बार के लिए मान लो कुछ ऐसे खड़े हैं, वो ये जो ऊपर के एरोस बने उसको इग्नोर करो, फेयर ना। जब प्रॉपर जितना स्पेसिंग होना चाहिए था उतना ही स्पेसिंग है पार्टिकल्स या लोगों के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं अपन लोग इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, ठीक है। पर अब कुछ हुआ, ठीक है ना, एक इंसान कोई कारण से जाके सामने वाले के ऊपर गिर गया, ठीक है। तो तुम क्या इमेजिन करो आगे क्या होगा? वो सामने वाला और आगे वाले के ऊपर गिरेगा, फिर वो आगे वाला और आगे वाले के ऊपर, वो आगे वाला और आगे के ऊपर। एक लाइन का इमेजिन करो अभी के लिए, ये लेफ्ट टू राइट है, आगे से पीछे का, टॉप टू बॉटम इमेजिन करो। तो आपका एक ऑब्जेक्ट ने अपनी एनर्जी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को दे दी, वो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन छोड़ के बाजू में गिर के अपनी एनर्जी दूसरे तीसरे को दी। ऐसे करते करते देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट इंसान ने अगर धक्का मारा तो मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा है,
या फिर 10 जूल की एनर्जी ट्रांसफर किया, ज़्यादा बोलना चाहिए। तो फर्स्ट इंसान में 10 जूल की एनर्जी आएगी, ऐसा नहीं होता है, बट अभी के इमेजिन कर लो। तो अगर मैंने धक्का मारा एक को, तो आगे 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 एनर्जी जाएगी, करेक्ट। अब ऐसा इमेजिन करो हर इंसान के बीच में एक स्प्रिंग टाइप लगा हुआ, सब एक ही रो इमेजिन करो अभी के लिए, सब इंसानों के बीच में स्प्रिंग है, यानी पेट टू पेट हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैंने एक को धक्का मारा तो इंसान आगे जाएगा, वो आगे वाले को धक्का देगा, फिर वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, अपना पेट लेके पीछे, जब पीछे आता रहेगा तो पीछे वो आगे वाले को पीछे खींचेगा, फिर वापस से वो आगे जाएगा, फिर वापस से पीछे आएगा। मतलब अगर पहले वाले इंसान को मैं धक्का दिए जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, धक्का दिए जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये चीज दूसरे लोगों के साथ भी होगी? पर ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा कि मैंने धक्का पहले वाले को दिया, दूसरा वाले भी उतना ही आगे, तीसरा वाले एग्जैक्ट उसी समय सब एक साथ आगे। रॉड नहीं लगाई है मैंने, ऐसा लोहे की रॉड नहीं लगाई है कि एक को आगे किया सबके सब ऐसे आगे हो गए, पीछे क्या सब पीछे हो गए, कठपुतलियां नहीं है इनके बीच में, क्या लगा स्प्रिंग, थोड़ा समय लगेगा ना। तो कुछ समय ऐसा आएगा जहां पे पहले से 3 लोग होने चाहिए, 5 लोग हो जाएंगे धक्के के कारण, और कुछ जगह ऐसी भी होगी जहां पे 3 लोग होने चाहिए, वहां पे एक ही इंसान रहेगा। कहीं पे भीड़ बढ़ जाएगी, कहीं पे भीड़ घट जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ जगह जहां पे 3 लोग होने चाहिए, 3 ही लोग रहेंगे, कहीं कहीं पे इक्विलिब्रियम भी रहेगा। जहां पे इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम पक्का डिस्टर्ब होने वाला है, शायद भीड़ बढ़ जाएगी। जहां भीड़ बढ़ चुकी है वापस इक्विलिब्रियम में आएंगे, बट फिर उसके बाद में वापस भीड़ घट जाएगी। तुम खुद इमेजिन करो, ऐसा मैं लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव हुए जा रहे, स्प्रिंग लगा के पेट पे, अपने सब लोग ऐसे हुए जा रहे हैं, कभी आगे वाले का सर टकरा रहा है, कभी पीछे वाले का सर टकरा रहा है, साथ ही कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बीच में सर टकराते अच्छी दूरियां बन चुकी है, समझ में आ रहा है। तो जहां पे भीड़ बढ़ जाती है ना, वो जो जगह रहती है उसे बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं उसे? कंप्रेशन। जहां पे भीड़ घट जाती है उसे बोला जाता है रेयर फैक्शन। जहां पे जितने होने चाहिए उतने ही, उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम वर्ड तुमको बहुत, मेरे को लगता है तुम्हारे बुक में है भी, बट स्टिल जहां पे भीड़ या एवरेज डेंसिटी बढ़ चुकी है वो जगह कौन सी हो गई है? कंप्रेशन। जहां पे घट चुकी है भीड़ उसे कहते हैं रेयर फैक्शन। यहां तक है ठीक है? हाँ या नहीं? नहीं समझा? हाँ ओके। श्रिंक मत, वैसा वाला वो नहीं चल रहा है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। वो एक स्ट्रिंग, मैं तो कहता क्यों नहीं, तेरे एक स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के वजह से दूसरी स्ट्रिंग पर अगर टकराता नहीं है, वो यहाँ पर टकराने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो ये चीज साउंड से कैसे रिलेटेड है। मैं खड़ा हूँ, खुशी वहां पे बैठी हुई है, मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा गले का जो वॉइस बॉक्स या वोकल बॉक्स जो है वो वाइब्रेट होता है। पहले मान लो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो एयर के पार्टिकल्स है वो वैसे के वैसे अच्छे से इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मेरा वोकल कॉर्ड आगे जैसे ही धक्का गया, वोकल कॉर्ड आगे मूव हुआ, तो उसने आगे के जो एयर पार्टिकल को धक्का मारा, वाइब्रेशन का मेरा, फिर साउंड बॉक्स पीछे भी गया। बट मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ तो आगे पीछे मूव किया जा रहा है, तो कंटिन्यूसली मैं आगे के जो ये एयर पार्टिकल धक्का खींच, वो वाला जो पार्टिकल वो उसके आगे वाले को, वो वाला पार्टिकल उसके आगे वाले को, वो वाला पार्टिकल उसके आगे वाले को, करते जो यहाँ पे एयर पार्टिकल सामने धक्का खींच चले जा रहा है। ये धक्का खींच खुशी के कान तक क्या पहुंचा? खुशी के कान के पर्दे तक के पहुंचा। तो खुशी के कान के पर्दे भी धक्का खींच करना शुरू हुए। जब ये हुआ तो कानों ने ये धक्का खींच को एज साउंड इंटरप्रेट किया और अपने ब्रेन तक के लेके गए, और ब्रेन ने उस इंटरप्रिटेशन को समझा कि क्या है ये धक्का खींच, क्या है और क्या आवाज आ रही है। तो ये जब धक्का खींच चल रहा है और कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा पास में आ जा रहे हैं, ये जैसे कि ये बिल्कुल पास है, तो उसको बोला जाता है रीजन ऑफ कंप्रेशन। और जहां पे चीजें दूर हो चुकी है, जहां पे ज्यादा जगह है दो पार्टिकल्स के बीच में, उसे बोला जाता है रीजन ऑफ रेयर फैक्शन। यहां तक ठीक है? बेसिक लेवल तक एक बार समझा आप लोगों को? तो साउंड ट्रैवल, देखो जब मैं बोल रहा हूं ऐसा तो नहीं मैं थूक रहा हूं खुशी के कान के अंदर, मेरा पार्टिकल जा रहा है खुशी के कान तक है नहीं ना। क्या
हो रहा है, मैं एनर्जी बाजू में ट्रांसफर 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 किए जा रहा हूं, समझा ना? साउंड को ना एक वेव जैसा भी इमेजिन किया जाता है। इसका मतलब क्या? तुमने वेव वेव समझता क्या होता है तुम लोगों को? क्या होता है वेव? परफेक्ट, मैं वही देखना रहा था जो मानविक ने किया है, तो हैंड्स को शेक जो भी कहने किया भाई ने, ठीक है? तो इमेजिन करो एक लेक, अपना शुक्राली तालाब लेक, पानी भी भरा हुआ है भाई, ठीक है, और कोई मूवमेंट नहीं है। मैंने पत्थर लिया और जम के फेंका पत्थर उसके अंदर, क्या इमेजिन कर रहे हो क्या होगा? एक कुछ तो सर्कुलर शेप की वेव आ जाएगी एक पत्थर के आजू बाजू, और वेव धीरे 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 दूर होना शुरू हो जाएगी। बट सुनो एक चीज, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि जो पत्थर से चिपका हुआ पानी का जो ड्रॉपलेट था वो उतने दूर तक गया? तो वो जो पानी ने जब फ्लैश क्रिएट किया, तो उससे जो बाजू में पानी का वाटर ड्रॉपलेट था, पानी में जो फ्लैश क्रिएट हुआ पत्थर का, तो आजू बाजू जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो वहीं पे रहे, उन्होंने अपनी एनर्जी बाजू वाले को दी, फिर वो पार्टिकल ने अपनी एनर्जी बाजू वाले को, उन्होंने अपने और बाजू वाले को, उन्होंने और बाजू वाले को, ऐसा धीरे 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 जाना शुरू हुआ। वो पार्टिकल खुद गया क्या दूर तक के? नहीं। तो साउंड में भी ऐसे ही है, मेरे मुंह से कोई एक पार्टिकल नहीं जा रहा है कान के अंदर लकीली, क्या हो रहा है? मैं जो साउंड क्रिएट करने के लिए वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूं वो एनर्जी ट्रांसफर हुए जा रही है, समझा है? अब इमेजिन करो कि मैं तो बोल रहा हूं, पर कोई कारण से जब मैं बोल रहा हूं मेरे आजू बाजू में एयर है ही नहीं, मैंने वैक्यूम है फॉर एग्जांपल, तो मेरा तो वोकल कॉर्ड बिल्कुल भक 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 वाइब्रेट हो जा रहा है, पर वो वाइब्रेशन के कारण ना तो एयर मूव हो रही है, ना वो एयर मूवमेंट के कारण खुशी के कान मूव हो पा रहे हैं। तो क्या खुशी को सुनाई देगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत है। सर मीडियम एयर ही होगा क्या? नहीं बेटा, मीडियम कुड बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आगे देखेंगे अपन, पर अभी एक बार ये बता देता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में फास्टेस्ट होती है, सबसे फास्ट साउंड कब ट्रैवल करता है? सॉलिड में। उससे कम स्पीड है लिक्विड में, सबसे कम है गैस में, आगे आने वाले बट चलो। तो देखो मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, उसके लिए पहले ना ये डायग्राम देखो, ऐसा नहीं कि ऊपर का सब कुछ हो गया, मैं रैंडम जंपिंग वगैरह कर रहा हूँ। देखो ये एक ग्लास टम्बलर है, इसके अंदर एक बेल, इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है, इसके अंदर में एक वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है? कुछ धीरे धीरे हवा को सक आउट करना शुरू करता है वो, ठीक है? पहले पूरी हवा थी, मैंने बेल को ऑन किया, बेल ने आवाज क्रिएट किया, मुझे आवाज आ रही है अच्छे से, ठीक है? मान लो 100 यूनिट की आवाज आ रही है, मैंने 2 बार वो वैक्यूम पंप को प्रेस किया, आवाज मुझे अभी भी आएगी, पर 100 यूनिट की जगह शायद से मेरे को से 60 यूनिट की आवाज आ रही है। थोड़े बार और प्रेस किया तो आवाज और मध्यम मध्यम होती गई, करते गया, अब मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम पंप ने पूरी हवा को बाहर निकाल दिया। अब जो बेल वाइब्रेट होने के कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है वो बाहर तक आ ही नहीं पा रही है। समझी बात है? दब्बू होश में रहो, पक्का समझा क्या हुआ ये बातों का? तो साउंड को एक मीडियम लगता है ट्रैवल होने के लिए या ट्रैवल करने के लिए। वो एनर्जी जिनको मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए उन्हें बोला जाता है मैकेनिकल वेव। क्या बोला जाता है? मैकेनिकल वेव। सिंपलेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया? साउंड। वो एनर्जी जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल हो गया लाइट। अरे देखो ये बेल की जगह पे मैं बल्ब लगा देता, अरे वैक्यूम की हवा निकाल भी दूंगा तो भी लाइट तो बाहर आने ही वाली है ना। अरे भाई वो सन से भेज रहा ना, सनलाइट धमाधम पूरा का पूरा, बीच में वैक्यूम तो भी आ रही ना। गलती से इमेजिन करो वहां पे शायद कुछ साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा हो, अगर आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, कुछ तो मेरे को पता नहीं है, मैंने पढ़ा है या मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा जोर के साउंड आता है, कुछ है मुझे पता नहीं, छोड़ जाता, नॉट गेटिंग इनटू इट, ठीक है ना? तो अगर वहां पे डीजे बज रहा है सन के ऊपर बहुत ही लाउड, तुम्हारे तक नहीं आएंगी उसकी आवाज भाई। क्यों नहीं आने वाली है? कि बीच में वैक्यूम है, मीडियम नहीं है, ठीक है? तो ये देखो मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट द एनर्जी, व्हेयरएज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट द एनर्जी। समझिए बातें क्या हुई है? पक्का? अभी एक करके मैंने ना आप लोगों को नियरली हर चीज एक बार बहुत ही ऊपरी बताई है। अपन लोग एक बार अब ये सब चीजें देखते हैं। तो सिमोनी आने वाली थी, सानवी नहीं आने वाली थी, ऐसा था क्या? तो व्हाई यू डूइंग इट ऑनलाइन बेटा ऑल दिस व्हाइल? थैंक गॉड। आई थॉट बोथ ऑफ यू आर नॉट कमिंग, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इवन चेक आउट। अब देखो पहले मीडियम मैटर सब्सटेंस थ्रू व्हिच कोई
मेजरली अपनी जो आवाज रहती है या साउंड रहता है वो एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है, बट दैट इज नथिंग इंपॉर्टेंट। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो ये वाइब्रेशन के कारण जो पार्टिकल्स जब कांटेक्ट में रहते हैं वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो योग वाइब्रेट होना शुरू होते हैं तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाते हैं। जैसे ही वो हटते हैं तो आगे के पार्टिकल के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जब ये एडजेसेंट पार्टिकल से खुद के इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाता है और खुद वाइब्रेट करना शुरू कर लेता है तो पिछला वाला को उसको और धक्का नहीं मिल रहा है तो वो अपने इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, अभी तो मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ तो मेरे बोलने के कारण मेरा वोकल कॉर्ड हिले जा रहा है और साथ ही में उससे जो अटैच जो गैस है वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हुए जा रही है। पर जब मैंने बोलना बंद कर दिया ठीक है अभी, तो उसमें क्या हुआ, पहले वाइब्रेशन हुआ एडजेसेंट पार्टिकल, फिर मेरा रुक गया तो एडजेसेंट पार्टिकल रुक गया, उसने अपनी एनर्जी बाजू वाले को दिया, बाजू वाला वाइब्रेट करता उसने, फिर जब आगे वाले को दिया फिर वो खुद रुक गया, तो वो ये चीज दिया गया है। तो ये देखो, ये मान लो ये पूरा वोकल कॉर्ड था मेरा पहले, जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें एग्जाम्पल, ये मेरा वोकल कॉर्ड था, ठीक है। इसने एनर्जी इसको दिया पार्टिकल को, उसने नेक्स्ट को, उसने नेक्स्ट को, उसने नेक्स्ट को, उसने नेक्स्ट को, फिर कर करके एनर्जी आगे बढ़ते जाती है। अगर कंटिन्यूसली बोले जाऊंगा मैं तो कंटिन्यूसली वो आगे देते जाएगा। जब पहले वाले पार्टिकल को मिलना बंद हो जाएगा वो अपने इक्विलिब्रियम में आकर चुपचाप शांति हो जाएगा। समझा है तक के? वेव, it is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another without there being a direct contact between 2 points। बाप रे, इतनी इंग्लिश अगर आती मेरे को तो बेटा मैंने पार्थिका नाम को तो बोला ही नहीं होता, पढ़ा हमारे यहाँ पे, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। पर इसका मतलब मैं समझा हिंदी में बोल सकता हूँ। अरे अब भी बोला ना, मैं बोलता मैं थोड़ी सा कान का थूकता हूँ। वही चीज है ये कि वेव एक डिस्टर्बेंस है, वो एनर्जी कैरी कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के, वो दो पॉइंट जिनके बीच में कांटेक्ट नहीं है। समझा गया? ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। A disturbance या फिर wave moves through a medium when the particle of the medium sets बाजू वाले पार्टिकल को मोशन में। पार्टिकल खुद ट्रैवल नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो जो पार्टिकल पे वाइब्रेट करते हैं फिक्स पोजीशन में आगे पीछे और फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऐसे साउंड क्रिएट होता है कि यही चीज अपने वेव में भी हुई थी। पानी में पत्थर फेंका, वो पानी का पार्टिकल थोड़ी आगे तक गया, उसने एनर्जी ट्रांसफर की थी, इसीलिए आप लोग साउंड को वेव जैसा इमेजिन कर पाते हैं। Disturbances created in a medium by the source travels through medium फालतू, particles do not travel। समझ आ चुका है? नहीं करता खुशी बनाना, पगली खुशी नहीं है। When vibrating objects like tuning forks, अब मैंने ना, मेरे को लगता है लाइफ में ट्यूनिंग फोक्स सिर्फ एक बार 9th फिजिक्स के उसमें देखा है, प्रैक्टिकल्स में। मेरे को कोई और आइडिया नहीं है ये कहाँ पे यूज होता है। आई एम नॉट श्योर ये गिटार के ट्यूनिंग में भी यही यूज होता है, नहीं होता है, मेरे को नहीं आता है सब चीज़ें। तो तू बजाती ना सर, तो ट्यूनिंग फोक वगैरह रहता है कि उसमें नहीं था, वो कुछ तो भी ऐसा रहता है बेटा, वो उसको एक पैड पे मारते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू करता है और अलग अलग का अलग अलग रेट पे वाइब्रेट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है, ऐसा बोला जाता है। तो उसका मैं बोला ट्यूनिंग फोक के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। व्हेन ट्यूनिंग फोक या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, तो आगे की जब आगे के पार्टिकल को आगे धक्का देता है वो, तो वो लोग कंप्रेशन में आ जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है यहाँ पे। और फिर द पार्टिकल्स दे आर क्लोजर टू वन अनदर देन दे यूजुअली आर। यूजुअली मतलब इक्विलिब्रियम में जितना होता है उससे ज्यादा पास में है अभी ये लोग, तो ये रीजन ऑफ हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी क्रिएट करते हैं। इस रीजन को कंप्रेशन बोला जाता है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन? It is the region where particles are closer to one another than they usually are. Here there is higher pressure, higher density. यही जब वो particles पीछे मूव हो जाते हैं तो particles are farther away from one another than they ज़्यादा होशवर है when they usually are। यहाँ पे lower pressure, lower density create हो जाती है। जैसे rare fraction ने मैं for at least 2 years तक के जब पढ़ाता था rare fraction बोल रहा था। It is rare fraction, FACTION, ठीक है ना, फ्रैक्शन बोल देता था पहले, रेयर फ्रैक्शन। इट्स नॉट दैट। यहाँ पे कोई इशू है किसी को भी, ये सब चीज़ आपको बताई थी, समझाई थी मैंने। दिस इज अ फेयरली बोरिंग चैप्टर फॉर वन सिंपल रीजन, यू आर नॉट एबल टू सी इट। देखो मैं जब बोल रहा हूँ यार, यू कैन नॉट इवन सी माई वोकल कॉर्ड वाइब्रेटिंग इन रियल लाइफ। साउंड तो छोड़ो है, वो जो वेव जगह ट्रैवल कर रहा है, पर ठीक है, अब जो है चैप्टर सो है, वैसे कोर्स खत्म करो, नाचो वाली बात पे आ गए अपनी साउंड। As vibrating object moves forward and backward continuously or rapidly, खूब सारे compression और rare fraction create
नेक्स्ट ये भी आपको मैंने अभी बता दिया था, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, तो इसीलिए उसे मैकेनिकल वेव बोलते हैं। साउंड वैक्यूम में से नहीं जा सकती है। एक ये एक्टिविटी दी गई है आप लोगों को। बंसल क्या हो गया मेरे बच्चा? अब सुनो, दिस इज फेयरली सिंपल। आपको डेफिनेशन के साथ आता है व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, गिव एन एग्जांपल, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एन एग्जांपल, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स, ऐसे करके आता है। या फिर आपको एक और चीज़ बताऊंगा, आपको एमसीक्यू में क्या चीज़ आ जाती है वो बताऊंगा आपको। यहाँ तक किसी को भी कोई इश्यूज है पक्का, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो उस स्लिंकी देखा है कि आप लोगों ने, स्लिंकी क्या होता है ना, वो जो स्प्रिंग जैसा जो रहता है अपना खेलने वाला, ठीक है ना। अब देखो जो लोग ऑनलाइन में हैं, तुम लोगों को मैं कोशिश करके पूरा विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो इस लिंकी को एक ये पॉइंट पे लगाया है, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अब सुनो, रूम में बहुत अंधेरा है, अभी बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने जाके स्लिंकी के सिर्फ एक पॉइंट को रेडियम का कलर कर दिया, एक छोटे से पॉइंट को, ठीक है। तो आपको सिर्फ पूरे रूम में वो डॉट दिख रहा है, लाल वाला डॉट, सही है ना। अब मैंने ये एंड से पकड़ा हुआ था इसको, मैंने क्या किया ना, स्लिंकी को ऐसा आगे पीछे धक्का खींच धक्का खींच धक्का खींच, ये ऐसा करना शुरू किया, ये ऐसा मूवमेंट शुरू किया। अब जैसे ही मैंने ऐसा मूवमेंट करना शुरू किया होगा, तुमको ऐसा लाल पार्टिकल भी आगे पीछे हो रहा होगा, चौथा अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट अब मैंने क्या किया ना, दो आजू बाजू वाले पार्टिकल्स को कलर कर दिया मैंने, ठीक है। एक को लाल कलर, एक को ब्लू कलर। अब ये अंधेरे में तुमको सिर्फ दो चीजें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? लाल और ब्लू कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब वो धक्का खींच में कई बार वो दोनों लाल और ब्लू पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं, कई बार दूर जा रहे हैं, कई बार यो कनपट नहीं खाएगा तो होश में रहे, आगे पीछे हुए जा रहा है। अगर आप एक चीज रियलाइज करोगे, पार्टिकल्स का मूवमेंट आगे पीछे हो रहा है, और वो जो एनर्जी रहेगी, जो कंप्रेशन क्रिएट होगा, क्या वो भी आगे पीछे मूव करने वाले, कंप्रेशन ऐसा आगे जाएगा फिर ऐसा आएगा, करेक्ट। जिस डायरेक्शन में आपने मूवमेंट किया है, पार्टिकल्स को मूव कराया है, क्या उसी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल हो रही है? इस डायरेक्शन में आप धक्का दे रहे हो पार्टिकल्स को, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियस है ना? नहीं। इसका मतलब क्या? अब तुम इमेजिन करो, एक ही डॉट है, ठीक है ना। पहले मैं आगे पीछे खींच रहा था, अब मैं इसको ऐसा ऊपर नीचे खींचे जा रहा हूँ, मतलब पहले ऊपर फिर ऊपर नीचे, ये यहाँ पे फिक्स्ड है। तो तुम्हें नहीं लगता है कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा वेव जैसा बनेगा, फिर जब वो नीचे जाएगा तो वो ऐसा कुछ बनेगा, करेक्ट। अब देखो मेरा लाल पार्टिकल अब ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, मतलब मैं एनर्जी, मैं पार्टिकल को मूव ऊपर नीचे किए जा रहा हूं, बट वो एनर्जी तो आगे ट्रैवल हो रही है, करेक्ट। तो इस समय डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुई है? समझ में आ रही है बातें दिव्यांग? ये देख, ये पार्टिकल मेरा ऊपर नीचे मूव हो रहा है, और ये आगे पीछे जा रहा है। अब ये देखो, यही चीज यहाँ पे दी गई है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डिस्टर्बेंस। मतलब मैं आगे पीछे जा रहा था, मतलब प्रोपगेशन कहाँ है? आगे पीछे है, और पार्टिकल भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या हो जाते हैं? जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। इसको अच्छे समझाने के लिए यूट्यूब पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। अरे मेरे भाई, हाँ एक बारी के लिए ये देखो, आई एम नॉट श्योर ठीक है नहीं है, बट हाँ ये देखो, ये बंदे ने धक्का आगे पीछे दिया, अब वो कंप्रेशन दिख रहा है तुम लोगों को, कैसे आगे पीछे मूव हो रहा है। अच्छा आएगा, ओ भाई ये क्या है, चीटिंग है भाई, मेरे से पूरा वीडियो दिखाएगा तो यहाँ पे सिर्फ
सही नहीं भाई, मेरे टाइम में तो पूरा दिख रहा है ना, ये सही में स्कैम है तो यार। भाई ये दिखा, देखने दे बच्चों को। नहीं भाई नहीं, आई थिंक तो इन लोगों का ना कुछ यूट्यूब पे फिर वो आया है, नहीं नहीं 18 नहीं 50 साल पुराना, कि जैसे अपन लोग मिररिंग कर रहे हैं तो वो देखने नहीं देगा उसने का, मे बी आई एम नॉट श्योर, नेवर माइंड। आप लोग अगर यूट्यूब पे ढूंढोगे ना लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, तो इनफैक्ट ये जो पहला जो वीडियो था 13 साल पुराना, फिर ये भी जो था कुछ 18 साल पुराना वाला, ये दोनों वीडियो वो अच्छे थे, आपको समझ में आ जाता। एक बार यहीं से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऊपर वाला ये देखो कैसे ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है। हाँ मैं देख लिया बेटा, घर पे अपने जो मोबाइल है उस पर देखा है। और नीचे लॉन्जिट्यूडनल वेव दिख रहा है क्या, इसमें कहीं पर भी भीड़ बढ़ गई है वैसा वाला, तो ये वो चीज़ है। They do not really ask you something crazy about it apart from the definition. Longitudinal wave में particles of the medium move in direction parallel to propagation of disturbance. मैं disturbance आगे पीछे कर रहा था, particles भी आगे पीछे जा रहे हैं एनर्जी के हाथ में, वहाँ पे परपेंडिकुलर, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ भले, बट एनर्जी तो मेरी आगे ट्रैवल हो रही है, परपेंडिकुलर। ये आपको रटना है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल साउंड है, या साउंड है लॉन्जिट्यूडनल वेव, जबकि वो लाइट है ट्रांसवर्स वेव। अब सुनो, तुम लोगों को ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, साउंड इज, और तो कुछ ऑप्शन देंगे, ट्रांसवर्स एंड मैकेनिकल, लॉन्जिट्यूडनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब कर करके। तो आपको साउंड के दोनों क्या क्या है ध्यान रखना है, FLM, FLM, साउंड इज लॉन्जिट्यूडनल एंड मैकेनिकल। तो लाइट क्या हो गई, लॉन्जिट्यूडनल की जगह पे ट्रांसवर्स, और मैकेनिकल की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटा ये FLM प्लीज याद रखना, S फॉर साउंड, L फॉर लाइट नहीं, लॉन्गी या लॉन्जी जो भी, लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल, M फॉर मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या होता था, नीड द मीडियम टू ट्रैवल, और उसके बाद में इसका मतलब क्या होता, ओ यार नहीं उससे ही सुलाओ उसको, होता मेरा बच्चा जब सोता है तो थप्पी थप्पी दे दे के हम सुलाते हैं उसको, मेरा भी यही था, ये चमगादड़ को थप्पी थप्पी मारो। यार देखो एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल कि यू आर द सोशल पेपर सेंटर पॉइंटर, ग्रेट। अब यू आर स्टूपिड इनफ, यू डिड नॉट स्टडी फॉर द होल ईयर एंड यू आर थिंकिंग कि हम रात भर पढ़ाई करेंगे, रात भर भी नहीं पढ़ा क्या, तो फिर क्यों नींद आ रही, क्या बात कर रहे थे उसमें बैठ के इसके साथ? हाँ तो फिर अभी क्यों नींद आ रही तेरे को? Guys, apart from this thing, oi, see, I could have just simply did this thing तुम्हारी एग्जाम से, अभी सोशल के पेपर का मेरा था, चलो उसके पहले जब मैं लेना था क्लास, तब मैं नागपुर में ही नहीं था, मैं छुट्टी तो दिया ही नहीं होता अभी इसमें, पर अभी 3 दिन मैंने क्लास ले सकता था। मैं बहुत सिंपली, मैं यूक्लिड्स के बाद का मैंने 2 दिन वेस्ट ही किया अपने यहाँ पे छुट्टी देके, एक दिन पे मैंने मैम को लग गया बाद में, क्योंकि अभी सोशल का टेस्ट मेरा नहीं है 10th वालों का, आई कुड हैव केप्ट इट, कि तब भी अभी भी तुम ध्यान नहीं दिया, तब भी तुम ध्यान नहीं दिए होते, वही हो जाएगा फिर। तो व्हाई डिड आई वेस्ट माय टाइम, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। योग इज सो स्लीपी कि मुझको ऐसा लग रहा है साइकिल से यहाँ तक कैसे पहुंचा है पता नहीं भाई, इन्हें जाते जाते कोई बस उड़ा देंगे उसको। वो इसका नाम क्या है, कमायरा का, इसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, रात भर उसने उल्टे लटक के पढ़ाई की, सच में अल्लाह ने, कसम बता रहा हूँ। अब मार्क्स बताइए तुमने कितनी पढ़ाई की है यार, पास ही अगर होना था तो बिना पढ़े चल जाती, आगे पीछे वाले को 20-20 रुपए देती हो तो पास करवा दिए होते, तो बस आगे वाले को 40 दे देती तो भी जाता। गाइस प्लीज दे दो ध्यान, देखो you are thinking sound is a simple chapter, trust me it's a very simple chapter, it's a very simple chapter, but if you think हम खुद से पढ़ के समझ सकते हैं तो no, that is a myth। तुम लोगों की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, उससे नोट्स बनाए हैं मैंने, बट उसका लैंग्वेज कैच कर पाना स्टार्टिंग में नहीं होता है क्योंकि तुमको समझ भी नहीं आता, एंड यू आर सो क्रेजीली नाउ यूज्ड टू दैट पैथेटिकनेस ऑफ न्यूटन के हर फॉर्मूला एंड लॉज, प्लस सिंपल गिव रीजंस कि हाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा क्वेश्चन है हम कर लेंगे, सिंपल डेरिवेशन आएंगे, ये वो चीजें नहीं है बेटा, प्लीज ध्यान दो। FLM, S फॉर
L for longitudinal, M for mechanical. मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? नीड द मीडियम टू ट्रैवल. लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या हो जाता है कि जहां पे डायरेक्शन पार्टिकल का मूवमेंट है और एनर्जी का ये है क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग का है डायरेक्शन पैरेलल है. वैसे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एक और क्या जगह मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा मेरा? परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है वो. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का does not require medium to travel. fair enough यहां तक क्या पक्का. अब देखोगे एक और चीज जो उसने यहाँ पे जो दी है ना, ये कंप्रेशन रेफ्रैक्शन क्रिएट करते हैं, ये क्रेस्ट फ्लो क्रिएट करते हैं. इसको जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसको एक बार के लिए पॉज करते हैं. ठीक है. अब मैं गाइस सीरियसली कोई अच्छा बता रहा हूं, तुम गलती से भी अगर ध्यान नहीं दोगे ना इसके अंदर, तुमको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा फ्यूचर के लिए. प्लस स्पेशली अगर आप में से यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं साइंस लूंगा, बी इट पीसीएम या पीसीबी, यार इसमें बहुत भारी है 11-12. देखो तुम्हारे को अगर 9th-10th का फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है ना, तुम जब 11th का जैसे तेरा नहीं बात कर रहा है आईसीएसई का नहीं, तुम जैसे 11th-12th में आओगे तब तुमको रियलाइज होगा फिजिक्स एक्चुअली कितना ब्यूटीफुल है. भले ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हद ज़्यादा डिफिकल्ट है, तब तुमको 9th का बहुत सिंपल लगना शुरू होगा. It had happened with me too, rather with all my friends, and it happened with all my students also. 9th का फिजिक्स हाँ जम रहा सर, हो जा रहा, 80 और 80 भी आ जा रहे, बट समझ में जब 11th शुरू होता है तब आता है ओ ये चीज़ समझी नहीं थी, मेरे आंसर निकल रहे थे. तो बेटा गलती से अगर ये नहीं समझा तो 11th में ये चीज़ का फोबिया रह गया ना बेटा, तुम्हारी बहुत ज़्यादा SHM करके कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह इन टॉपिक्स है वो उड़ जाएंगे. इसलिए अभी यहाँ पे जरूर ध्यान देना बेटा. देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा ना ये बीच वाला डायग्राम को इग्नोर करो प्लीज यार, एंड मेरा नहीं है वो, आई थिंक बुक से ही उठाया हुआ है तुम्हारे. हाँ नहीं, एक बार के लिए इसको इग्नोर करो, तुम वो पहला वाला और तीसरा वाले को देखना देखो. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल एक स्पीकर है, स्पीकर ऑन हुआ तो गाना बज रहा है, लाग जान दो बेटा, गाना बज रहा है तो उसके आसपास के पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू किया. देखो क्या जहाँ पे भीड़ ज्यादा है वो कंप्रेशन है, जहाँ पे भीड़ कम है वो रेयरफैक्शन है. कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच में कहीं तो भी एक ऐसी छोटी सी जगह आ रही है जहाँ पे जितने पार्टिकल्स होते होते हैं इक्विलिब्रियम टाइप है, तो वैसे ही कंटिन्यूसली क्रिएट हुआ है क्या कंप्रेशन रेयरफैक्शन फर्स्ट डायग्राम में. अब उसी चीज को मैंने ना थर्ड डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है. अब प्लीज देखो थर्ड डायग्राम के बारे में. ये मेरी एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है. ठीक है ना. बट अब यहाँ पे जो उसने बनाया है वो इतना डायग्राम बनाया है, उसने एक्स एक्सिस दिखाया ही नहीं है. ये जो लाल है इसका वाई वाला जो है दैट इज बेसिकली एवरेज डेंसिटी, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन से पार्टिकल्स है. और जो एक्स एक्सिस है बेसिकली पार्टिकल्स का लोकेशन है. और ये जहां पे भीड़ ज्यादा है, जैसे ये वाले जो पार्टिकल्स हो रहे हैं, ये हाईएस्ट भीड़ या हाईएस्ट डेंसिटी वाले पार्टिकल हो रहे हैं. ठीक है ना. हाईएस्ट डेंसिटी वाले मतलब ये कंप्रेशन हो रहे हैं. तो ये वाले कौन से हो जाएंगे बेटा मेरे? रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी रहेगी, इसको मैं रेयर फ्रैक्शन बोल सकता हूँ बच्चा लोग. कोई इशू किसी को भी गाइस? श्योर. तो ये देखो ये चीज अब यहाँ पे उसने ग्राफिक में दिखाया. प्लीज ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है वो एक्स एक्सिस नहीं है. इट इज नॉट कि नीचे वाले नेगेटिव है ऊपर वाले पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है. एक्स एक्सिस कहीं तो भी नीचे ऐसी है, यहाँ पे जीरो डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स ही नहीं है, तो वो तो कहीं पे सिचुएशन ही नहीं हो रहा है ना मेरे लिए, तो वो चीज नहीं है मेरे डायग्राम के अंदर. प्लीज अब ये देखो, प्लीज देखो, ये कंप्रेशन रीजन था सबसे ऊपर के अंदर, ये वाला रीजन वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है. ये कहीं रेयर फ्रैक्शन रीजन था, यहाँ पे कहीं तो भी शायद से इक्विलिब्रियम था जो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है. ये हो गया. यहाँ पे फिर से कहीं तो भी एक इक्विलिब्रियम जैसा आया था, यहाँ पे फिर से कंप्रेशन आ गया, फिर कहीं इक्विलिब्रियम आया था, फिर एक रेयर फ्रैक्शन आ गया,
फिर कहीं इक्विलिब्रियम आया था, फिर कंप्रेशन हुआ जा रहा है। समझ में आ रही क्या बात है? तो बेसिकली वो ऊपर का फर्स्ट जो डायग्राम है वो स्पीकर वाला डायग्राम को मैंने करस्पॉन्डिंग जिसमें ग्राफिकली दिखाया है आपको एवरेज डेंसिटी के साथ है। क्या आप ये नोटिस कर रहे हो? एक कंप्रेशन के बाद में इक्विलिब्रियम, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर इक्विलिब्रियम, फिर कंप्रेशन, फिर इक्विलिब्रियम, फिर रेयर फ्रैक्शन जैसा हो रहा है। फेयर ना? बेटा ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं। वो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव इसमें होते हैं, लाइट में ऊपर नीचे ट्रैवल करते हैं पार्टिकल्स, साउंड में आगे पीछे करते हैं। ये साउंड का ही है, इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं बता रहा हूं मैं, ये एवरेज डेंसिटी का बता रहा हूं या प्रेशर का बता रहा हूं ग्राफ। वो गलती से ये और वो सेम दिख रहे हैं। तुम खुद देखो, एक बार इसको भूल जाओ। अगर मैं ये साउंड ऐसा ट्रैवल करता है तो साउंड कहीं पे कंप्रेशन क्रिएट करता है, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करता है, फिर कंप्रेशन कहीं रेयर फ्रैक्शन। यही लाइट कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं, पहाड़ का टोची और ये वैली, टोची को बोलते हैं क्रेस्ट, क्या बोलते हैं? हाई पीक को क्रेस्ट, और नीचे वैली को बोलते हैं ट्रो। एक क्रेस्ट और ट्रो क्रिएट करता है, तो वही यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बेटा। साउंड जो कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होते हैं, यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रो क्रिएट होते हैं। बात अपन साउंड की कर रहे हैं सर, ये तो लाइट है, छोड़ो इसकी बात कर रहे हैं, फिर आपने ये कहां से दिखा दिया? तो भाई अब ये पार्टिकल का मूवमेंट की बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एवरेज डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर टॉप इसमें जो पॉइंट्स है जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है, क्या वो अभी दिखने के लिए क्रेस्ट जैसा बन रहा है डायग्राम के अंदर? यहाँ पे लोएस्ट डेंसिटीज है, जो सबसे नीचे वाले पॉइंट्स है वो क्या बन रहा है मेरे? ट्रोस जैसा बन रहे हैं। फेयर ना? बेटा ये जो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस है ना, ये देखें, ये और ये क्रेस्ट, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जो डिस्टेंस ए और बी में उतना ही बी और सी में, उतना ही सी और डी में, इनफैक्ट उतना ही ई एफ और जी कॉन्सिक्यूटिव ट्रो में भी है। मतलब मान लो ए और बी के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी, सबके 2-2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है। समझा आप लोगों को? द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्सिक्यूटिव ट्रो इज नोन एज वेव लेंथ। क्या बोलते हैं इसे? वैसे एक वेव कंप्लीटली कितनी हो रही है पता है आपको? ये इतनी बड़ी हो रही है एक वेव। समझा आप लोगों को? बट अगर मैं बोलता इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम, अबे तो बीच में एक ही इक्विलिब्रियम का क्या करूं? तो उससे बचने के लिए मैंने क्या बोल दिया है? क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रो टू ट्रो। मतलब क्या हुआ पता है? ये अगर 2 सेंटीमीटर है, हाँ माना सर ये भी 2 सेंटीमीटर, सर ये भी 2 सेंटीमीटर ही हुआ है डिस्टेंस। ठीक है, मुझे बताओ अगर वो 2 सेंटीमीटर हो गया है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा? वो 1 सेंटीमीटर हो गया होगा। वो हाफ वेवलेंथ चल रही है मेरी। समझा आप लोगों को? तो वेवलेंथ क्या है बेटा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रोस। बेटा वेवलेंथ को ये सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसे बोलते हैं लैम्डा, LAMDA। आई सपोज आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट स्पेलिंग, लैम्डा। ठीक है ना? कोई इशू किसी को भी? देख कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं तो वेवलेंथ यस, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बोलिए ना वेवलेंथ बोले तो यस। हाँ अभी गाइस ओए 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 यहां तक ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो डिस्टेंस है एवरेज से ज्यादा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो स्टार्टिंग वाला स्प्रिंग लगा हुआ है, मेरे को थोड़ा धक्का दिया आगे, मेरे को प्यार से, तो वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा ना आगे वाले, बट ये जम के धक्का दिया तो जम के वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो जितना जोर के दूंगा उतना ज्यादा वाइब्रेशन बड़ा क्रिएट होगा, उतना ज्यादा एवरेज डेंसिटी से डेंसिटी चेंज होगी। करेक्ट? तो ये जो एवरेज डेंसिटी से डेंसिटी चेंज हो रही है इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। तो मैं जितनी जोर के बोलूंगा ना लाउड, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा। समझा ये बातें आप लोगों को? लाउडर साउंड्स आर हायर एम्पलीट्यूड,
softer sounds are lower amplitude. तो तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है? लाउडनेस समझ में आ रहा है? वो लाउडनेस सॉफ्टनेस पक्का? एक ना क्योंकि लाउडनेस पे आई है, मैं मे बी एक रैंडम सा एग्जांपल श्रीशा से पूछा। श्रीशा सब सुनना, मुझे पक्का पता तुम लोग आंसर गलत देने वाले। देख बिल्कुल नए नए अपन ने अभी एप्पल के कौन से हेडफोन्स आए हुए सबसे नया एयरपॉड्स होते हैं सबसे अच्छे वाले 4 है क्या, लेट्स से 4th वर्जन जो भी होते हैं, ठीक है ना, वो मैंने लिया मेरे कान में लगाया, ठीक है, वो नॉइस कैंसलेशन वगैरह वो बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और बिल्कुल आईफोन से कनेक्टेड है, बिल्कुल नया नवेला आईफोन भी है, फुल वॉल्यूम पे किया है, कान में आवाज आ रही है, फट रहा है नहीं कान फट रहा है उसकी बात नहीं है, वही हेडफोन को मैंने बाहर निकाल दिया, अभी भी फुल साउंड है, अभी भी आवाज थोड़ी बहुत आ रही है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ श्रीशा से, जब कान के अंदर था तब ज्यादा लाउड था या कान के बाहर था तब ज्यादा लाउड था? समझा, वो कान के अंदर था तब ज्यादा लाउड था, तो वो गलत है। लाउडनेस कांस्टेंट है, अरे वॉल्यूम, तुम्हारी वॉल्यूम फुल है ना, अबे डीजे बज रहा, तुम फर्स्ट फ्लोर से सुन रहे या तुम्हारे को पता नहीं क्या कीड़ा घुसा, तुम नीचे गए स्पीकर के अंदर घुस कर सुने, लाउडनेस सेम थी दोनों सिचुएशन में, डिफरेंस आया इंटेंसिटी का। जब तुमने कान के अंदर हेडफोन डाले हुए है तो पूरी एनर्जी कम एरिया में ही आ जा रही है, जब तुमने हेडफोन को बाहर रखा है तब उतनी ही एनर्जी ज्यादा जगह में फैल चुकी है, तो इंटेंसिटी का डिफरेंस हो रहा है। लाउडनेस इज डिफरेंट, इंटेंसिटी इज डिफरेंट। देखो अभी जब मैं बोल रहा हूँ ये मैं प्यार से बोल रहा हूँ, डिसेंट, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो ये विस्पर, ये सॉफ्ट साउंड, और जब इसको गाली दे रहा हूँ बेवकूफ को तब मैं चिल्ला रहा हूँ, तब लाउड हूँ मैं। अब मैं मान लो इतने ही लाउडनेस पे बात करते करते घुस गया खुशी के कान के अंदर थूकने के लिए, तो फिर क्या, तो लाउडनेस वही है, इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। तो एक बार के लिए, क्योंकि जस्ट वी गॉट क्रेजीली एकदम से आगे कहीं तो भी, देखो लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड के बीच का डिफरेंस समझ लो। लाउड साउंड में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, सॉफ्ट साउंड में एम्पलीट्यूड कम होता है। लाउड साउंड है तो एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो, सॉफ्ट साउंड में एनर्जी कम रहेगी, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो। लाउड साउंड में एम्पलीट्यूड दिख रहा है तुमको ज्यादा, ये वाला डायग्राम के लिए, सॉफ्ट साउंड में कम, वो तो ठीक है। इंटेंसिटी और लाउडनेस में प्लीज डिफरेंस समझ लो। लाउडनेस रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू साउंड है, इंटेंसिटी कितना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का हो रहा है। बेटा ये मैंने तो मन से नहीं बनाया क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और उसके अंदर ना एक्सप्लेनेशन ये ऐसा दिया गया है जो यहाँ पे दिया गया है। तुमको अगर एग्जांपल ना दो तो बच्चों समझता ही नहीं है लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस, इसलिए वो याद रखना हेडफोन या डीजे के अंदर घुस के सुनने का। नेक्स्ट, लाउडनेस इट इज सब्जेक्टिव टू क्वांटिटी। देखो लाउड साउंड इज लाउड साउंड, ठीक है ना, उसका जो वॉल्यूम है उतना ही है, बट इंटेंसिटी सब्जेक्टिव टू ईयर है। कुछ लोगों को चीख चीख के बोलो तब उतनी एनर्जी क्रिएट होती है कि उनको सुनाई दे, और कुछ के कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि धीरे बोलो तो उनको अरे धीरे बोलना बोलो बोलते। देखो लाउडनेस इज सब्जेक्टिव जबकि इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। लाउडनेस साउंड कैन बी लाउड फॉर वन एंड नॉट फॉर अनदर, जबकि इंटेंसिटी इज डज नॉट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। लाउडनेस सेंसिटिव टू ईयर रहती है जबकि इंटेंसिटी इज नॉट सेंसिटिव टू ईयर। ये आपको सिर्फ रटना पड़ेगा चीजें, ये समझे आप लोगों को। नाउ गेटिंग बैक अगेन वेयर वी वर ओवर हियर, ओए ये ध्यान दो, तुम लोगों को अभी के लिए कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन समझ चुका है, क्रेस्ट एंड ट्रोथ समझ चुके हैं तुम लोगों को, कोई इशू है इन बातों के अंदर किसी का भी? अब प्लीज सुनो, अब प्लीज सुनो, प्लीज। तुम लोगों को वेवलेंथ समझ चुकी है, तुम लोगों को एम्पलीट्यूड समझ चुका है, क्रेस्ट ट्रोथ, क्रेस्ट और पीक बोलते हैं, ट्रोथ और वैली बोलते हैं, ये सब चीजें समझ चुकी है आप लोगों को। अब वही चीज है यहाँ पे, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रो, या क्रेस्ट या कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन ज्यादा, क्रेस्ट या ट्रो भी बोल सकते हो उसको। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अब वो डिस्टेंस है ना, इसलिए उसका एसआई यूनिट है मीटर, यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट एक एम्पलीट्यूड यहाँ पे आई होप कहीं पे कहीं दिया हुआ हो, हाँ एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ईदर साइड ऑफ द मीन या एवरेज वैल्यू।
ऊपर एवरेज से ऊपर कितना जा रहा है, एवरेज से नीचे कितना आ रहा है, हो गया एम्पलीट्यूड। अभी ना बेटा एम्पलीट्यूड का कैपिटल ए से डिनोट करता हो तो ठीक है, एम्पलीट्यूड को आप लोग ये मत बोलना सर वो भी डिस्टेंस है, वैसे तुम्हारा बोलना सही है, बट देखो अगर मैंने वाई एक्सिस पे यहाँ पे डेंसिटी ले लिया तो ये डिस्टेंस भी, ये डिफरेंस इन डेंसिटी हो जाएगा मेरा, तो इसका ऐसा यूनिट या तो डेंसिटी का हो जाएगा, बट अगर मैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ तो ऐसा यूनिट मेरा प्रेशर का हो जाएगा, उसके ऊपर ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई कि आप लोगों को एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड के कारण लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस आ रहा है, ये चीज समझ में आ गई है। इंटेंसिटी समझ में आ गई है आप लोगों को क्या होता है। हाँ, कोई हाथ उठाया था, यस सॉरी मैं सुन ही नहीं पाया। डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, कौन सा डिस्टेंस? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट या ट्रो या कंप्रेशन एंड कॉन्जुगेटिव कंप्रेशन या रेट्रैक्शन, उसके अंदर पूरी एक वेव कंप्लीट हो जाती है, इसलिए उसको वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक चिड़िया लाई, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है अपने विंग्स को वो जो भी करते हुए, कुछ बोलो क्यूट तो है तो बेटा, लाल के दिख रहा है शो तू आज, ओ मेरे कनपड़ के खाने का लाल हुआ है क्या तू? अच्छा नहीं मैं फ्यूचर देख रहा हूँ क्या? ज़ारा मत मार बेटा, तू ऐसे जो हाथ उठा के बोली मैं मारू क्या? निकम्मी है। क्रेस्ट और ट्रो के बीच में लाइन नहीं थी बच्चा, रुक जा एक समझा। नहीं नहीं नहीं, इसके क्रेस्ट और ट्रो के बीच में कोई लाइन ही नहीं है। ये दिस इज एम्पलीट्यूड, ये मीन से हाईएस्ट ऊपर कितना जा रहा है, मतलब मान लो ऑन एन एवरेज 50 लोग हैं एक रूम में, मैक्सिमम भीड़ कर करके 80 कर दिया है, तो 50 से 80 मतलब 30 का डिफरेंस हो गया, वो एम्पलीट्यूड होगा। और मिनिमम में मैंने 20 किया तो वहां से 50 से 20 में भी 30 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड तेरा मीन या एवरेज से मैक्सिमम ऊपर या मैक्सिमम नीचे कितना जा रहा है उसको अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, नाउ गेटिंग बैक अगेन, मैंने एक चिड़िया लिया, ठीक है, उसका मैंने उड़ते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग किया स्लो मोशन में, फिर मैंने देखा उसने एक बारी में कितनी बार अपने विंग्स को मूव किया है, पूरा है आगे पीछे और वापस अपने पोजीशन में। तो एक सेकेंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है इसे? फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वापस है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल बात है यहाँ तो, क्योंकि किसी को भी कोई इश्यूज, मेरा एक फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का, इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, या फिर एक स्टाइलिश वी, जिसको मैं तो बचपन में उड़ती हुई चिड़िया ही बोलता था, क्योंकि मेरा ड्राइंग वाला बहुत खराब था। हम लोग अभी भी बोलते थे ना, ऐसा ये बनाया, यहाँ से नदी निकाली है एक, यहाँ हमारे ये एक गरीब सा घर, और ये चिड़िया ऐसी क्यों उड़ती है हमारी पता नहीं उड़ती हुई, ये वही सिंबल है बेटा। बट ये सिंबल ना वी के साथ बहुत कंफ्यूज करता है। तुम लोगों का एक फॉर्मूला आएगा जहाँ पे वी भी रहेगा और ये भी रहेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो मेरी हैंडराइटिंग तो खराब, ऊपर से वी और वो चिड़िया, तो मेरे को बहुत इशू होता था, तो मैं तो एफ ही यूज करता था। मेरा सजेशन है आप लोगों से, आप लोग भी फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज करोगे। इससे वैसे म्यू बोला जाता है, क्या बोला जाता है? म्यू। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ, HZ से डिनोट किया जाता है। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है एक बार, एक ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, बट कई चीजें होती है जो बहुत फास्टर होती है इससे, तो किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज वगैरह अलग अलग चीजें भी आती है। कई चीजें बहुत स्लो होती है, मिलियन माइक्रो हर्ट्ज भी होता है। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? नेक्स्ट चीज, गाइस 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 प्लीज शांत। टाइम पीरियड, ये आज का लास्ट तो सही बताऊंगा मैं खत्म करूंगा, पर प्लीज जान दो। अब देखो वो स्लो मोशन वीडियो था, मैंने 1 सेकेंड के लिए प्ले करके देखा था कितनी बार हुए, तो जितनी बार हुए वो क्या बन गई थी मेरी फ्रीक्वेंसी। बट अब मैंने कितनी देर के लिए प्ले किया, जब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ।
एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है, इसे बोला जाता है टाइम पीरियड। क्या बोला था इसे? टाइम पीरियड। उसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट इसका सेकेंड्स होता है। अब सुनो, मे बी आस्किंग शाम बेटा अगर देख वो रिकॉर्डिंग के अंदर एक वेव यानी एक बार पूरा उसको चिड़िया को करने के लिए 0.1 सेकेंड लगे थे, एक के लिए 0.1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितनी बार किया होगा उसने? 0.1 सेकेंड में एक ही बार कर पाया है। तो 1 सेकेंड में कितनी बार कर पाएगा वो? 10 बार। ठीक है, ये समझ में आ रहेगा तुम लोगों को? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो कोई चीज का टाइम पीरियड अगर 0.1 है तो फ्रीक्वेंसी उसकी 10 हर्ट्ज हो गई है। अगर कोई चीज का टाइम पीरियड 0.25 है मान लो, तो मेरा फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूला पता चल गए मुझे। पहला फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, दूसरा क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाता है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? टू व्हाट द ऐसी रहने वाली जिंदगी बस हर्ट्ज है। और इसका क्या नाम है? टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को आप एफ या वो म्यू उड़ती चिड़िया से नोट कर सकते हैं, बट मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है यार प्लीज एफ से करना। अनलेस तुम्हारी टीचर तुम्हारी जान खाने के लिए ये क्या लिख दिया, तो तुम वो बोलना है, लिखना चिड़िया। टाइम पीरियड को कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं। वाह वाह, याद उसको एक चीज इतनी बोली, दो दो चीजें याद करो। क्या याद है तेरे को? करना लिख के आना, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक बार अपन सेशन यहाँ इसका एंड करेंगे, बट मैं एक क्विक रिवीजन ले रहा हूँ। घर नहीं भेज रहा हूँ शायद तेरे को कि जाओ स्विमिंग पूल साफ करो। ध्यान दो, अभी आ रहा समझ, मेरे को पता है एडमिशन शुरू हो गई, भी ध्यान दो। यहाँ पे यहाँ पता है मेरे को बेटा। हम लोगों ने साउंड के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू हियर थिंग्स। साउंड क्रिएट होता है वाइब्रेशन के कारण, और ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए उसे मीडियम लगता है, इसीलिए उसे मैकेनिकल बोलते हैं। जिसको मीडियम नहीं लगता है, लाइट, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। साउंड ट्रैवल एज अ वेव करता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल एक अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक के नहीं जाता है, बट वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते जाता है। ये ट्रांसफर कैसे करता है? कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो के अपनी एनर्जी बाजू वाले को ट्रांसफर कर सके, वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होते हैं, कंप्रेशन रेट्रैक्शन, कंप्रेशन रेट्रैक्शन क्रिएट होता है। इसके सिवाय जो पार्टिकल का मूवमेंट और एनर्जी ट्रैवल होने का मूवमेंट और पैरेलल रहता है साउंड में, इसीलिए इसे कैसे वेव बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल। SLM साउंड लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल। वही लाइट में परपेंडिकुलर चलता है तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स। लाइट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये चीज देखा था। लाइट का वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, अलग अलग मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल कर सकती है। फास्टेस्ट टाइम होती है सॉलिड, उससे स्लोअर लिक्विड, सबसे स्लोएस्ट गैस में हो जाती है। इसके बाद में अपन लोगों ने कंप्रेशन रेफ्रैक्शन यहाँ पे ये देखा। बेटा ये इससे ये बनाओ ऐसा नहीं आता है, तुमको डायरेक्टली ये बनाओ अगर कहीं पूछ सकता है, बना हुआ उसमें चीजें पूछ सकते हैं आपको, है वर्कशीट में क्वेश्चन उसके अभी। फिर अपन ने वेवलेंथ देखा। वेवलेंथ क्या था बेटा? इट वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्सेक्यूटिव प्रो। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है? लैम्डा से किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट क्या हो जाता है इसका? मीटर। इसके बाद में अपन ने एम्पलीट्यूड देखा था। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन बोलिए। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ऑन द ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, मीन्स वन एंड द सेम थिंग। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका ऐसा यूनिट अगर डेंसिटी था तो डेंसिटी का, प्रेशर यूज किया तो प्रेशर का यूज हो जाता है। इसके बाद में अपन लोगों ने लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड देखा था। लाउड साउंड में हायर एम्पलीट्यूड,
ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सॉफ्ट साउंड में लोअर एम्पलीट्यूड लोअर एनर्जी लोअर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फिर अपन लोगों ने लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच का डिफरेंस देखे थे। बेटा लाउडनेस मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू साउंड है, वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। ये अपना सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है। ये ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, वो ईयर टू ईयर डिपेंड नहीं करता है। और फिर अपन लोगों ने क्या देखा था बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ऐसा यूनिट हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ या फिर म्यू, चिड़िया वाला, ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन लोगों ने टाइम पीरियड देखा था। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है ना। इसका ऐसा होता है सेकेंड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एफ इज 1/t या टी इज 1/f। कोई इशू यहाँ तक किसी को भी चले गई। आज का सेक्शन यहीं तक वो कर देना बेटा रिकॉर्डिंग में। मैथ से रिविजन की जरूरत नहीं है तुझे, ना तो इसके ना उसके। आई वुड रादर रिकमेंड यू, तू अब पेपर सॉल्व करना शुरू कर ले बच्चे मेरे। हाँ हाँ